थैंक यू समी भाई। सबसे पहले तो समी भाई आपका बहुत थैंक यू। पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट का बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज अपने भाइयों के साथ अपनी व्यूज अपने आप शेयर करूंगा। मैं थोड़ा सा ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि स्टेटमेंट दूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि मुझसे पहले फौरन ही सवाल हो जाए ताकि आप लोगों को ज्यादा मौका मिले। एग्जैक्टली मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी के साथ हुआ वो कैसे हुआ एग्जैक्टली। सेकंड, कि एज अ बैटिंग कंसल्टेंट मैं टीम को ज्वाइन करूं और अपने एक्सपीरियंस जो मेरा पास इंग्लैंड में रहा है वो यूनुस, उनके साथ शेयर करूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वे यूनुस, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। आपकी फ्रीजिंग हो गई थी, कोई आपका जो शुरू का ओपनिंग स्टेटमेंट है अनफॉर्चुनेटली कोई सुन नहीं सका, तो माजरत के साथ एक दफा फिर अगर आप रिपीट कर देंगे तो दोस्तों को सुनने को मिल जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया कि पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट का बहुत थैंक यू और आप सबका थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया आप अपनी अपनी व्यूज और अपनी स्टेटमेंट शेयर करने के लिए। मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा डिटेल्स में जाऊंगा कि किस तरह मुझे ये अप्रोच हुआ। एग्जैक्टली 2 जून को मॉर्निंग में मुझे सीईओ पीसीबी वसीम खान साहब ने मुझे अप्रोच किया और मुझे अप्रोच ये किया कि मैं उनके पाकिस्तान टीम के साथ एज अ बैटिंग कंसल्टेंट टीम को ज्वाइन कर सकूं। मैंने थोड़ा सा टाइम लिया क्योंकि मेरी एक जुलाई अगस्त सितंबर में ये नेक्स्ट 3 मंथ में मेरी बैतुल माल यूएस चैरिटी के लिए मेरी ट्रैवल थी और हमने कुछ वहाँ फंड रेजिंग इवेंट्स करने थे। तो मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम लिया और एग्जैक्टली विद इन 24 आवर्स मैंने उनको कंफर्म किया क्योंकि ड्यू टू दुनिया में जो सिचुएशन है, ट्रैवल नहीं हो रहे और बहुत सारे इवेंट्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अवेलेबल हूँ और द वे पीसीबी ने वसीम खान साहब ने मुझे प्रोफेशनली तौर पे रिस्पेक्टफुली तौर पे अप्रोच किया तो मैंने उनको अपना गो थ्रू दिया कि मैंने अपनी अवेलेबिलिटी दी कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं इंशाल्लाह टीम को एज ए बैटिंग कंसल्टेंट सर्व कर सकता हूँ। और मेरी इस पीसीबी को ज्वाइन करने के लिए जो मेरे जो मैंने क्यों किया, पहला सवाल मैं अपने आप से करता हूँ। मैंने इसलिए किया कि रिसेंट पास्ट में मैंने आफ्टर रिटायरमेंट काफ़ी ट्रैवल किया और जैसे जैसे मैंने चैरिटीज़ के लिए बहुत सारा काम किया तो उसमें मैंने एक लर्न किया कि कैसे और मैं हम्बल हो सकता हूँ और कैसे मैं रिस्पेक्टेबल हो सकता हूँ और कैसे मैं लोगों के लिए लोगों को आस्क कर सकता हूँ चीज़ों के लिए। तो मैंने एग्जैक्टली यही सोच के पीसीबी को ज्वाइन किया करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुझे अल्लाह ताला ने फेम दिया, इस पाकिस्तान ने नाम दिया और जितना मेरे पास जो एक्सपीरियंस है और इस वक्त जिस एज में मैं हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं अपने यंगस्टर्स को, अपने नेशनल टीम को और पूरे पाकिस्तान को अपना जो एक्सपीरियंस है, वो जो फेम है, जो मुझे इतना कुछ मिला, उस पे बैक की शक्ल में मैं उनको वापस दे सकूँ। तो इस वजह से मैं ऑन बोर्ड हुआ हूँ और मुझे लगता है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी मोटिवेशन से और अपनी जितना भी मेरा क्रिकेट पास्ट रहा है वो मैं अपने नेशनल टीम में और अपने कोलीग्स को, अपने यंग्स, खासतौर पर इस यंग टीम को मैं कन्वर्ट कर सकूं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट का। हम Q&A का सेशन आगे बढ़ाएंगे और पहले 4 दोस्त जो सवाल करेंगे, पहले नंबर पे माजिद भाटी साहब, दूसरे नंबर पे खालिद एच खान साहब, तीसरे नंबर पे रशीद शकूर साहब, जी सभी भाई, चौथे आप नंबर पे क्वेश्चंस दानिया। वगैरह लेने हो तो आप ले सकते हैं। माजिद भट्टी जी, अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम सलाम माजिद। अच्छा यूनुस, आज सुबह एक और सेशन था मुश्ताक अहमद का और मुश्ताक से आपसे रिलेटेड कुछ दोस्तों ने सवालात किए और कल से जब से आपका अपॉइंटमेंट हुआ सोशल मीडिया पर भी एक डिबेट सी चल रही थी कि भाई यूनुस खान तो एक अपनी मर्जी से काम करने वाले इंसान है, वो अगर नाराज हो गए तो अचानक छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। आज कुछ दोस्तों ने मुश्ताक अहमद से भी ये सवाल किए, मुश्ताक ने भी उसको डिफेंड किया। हम जिस यूनुस खान को जानते हैं कि एक
सच्चा पाकिस्तानी, खरा इंसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये जो एक तासुर क्रिएट किया जा रहा है आपके बारे में, तो इसको किस तरह आप काउंटर करेंगे या किस तरह इसको डिफेंड करेंगे? यूनुस, आपको माजिद भट्टी साहब का सवाल सुनाई दिया? नहीं समी भाई, मुझे आधा सुनाई दिया कि मुश्ताक अहमद से कुछ सवालात हुए मेरे मुतालिक। आप मुझे जरा शेयर कर लें मैं, ताकि मैं उसका आंसर कर दूं। मैं मेरी जी आवाज आ रही माजिद। है? तो मैं यूनुस ये कह रहा था कि आज सुबह एक सेशन हुआ था मुश्ताक अहमद के साथ, तो उसमें कुछ हमारे दोस्तों ने सवाल किए कि यूनुस खान आ तो गए हैं, तो ऐसा ना हो कि यूनुस खान नाराज होकर चले जाएं और फिर पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड में मसला दरपेश हो जाए। और कल सोशल मीडिया पे भी एक जो कुछ लोग हैं वो इस चीज को, तासुर को उभारने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यूनुस खान जो है वो तो बहुत डिफिकल्ट किस्म का करेक्टर है। लेकिन मेरा जो सवाल है, जो हम जिस यूनुस खान को जानते हैं, एक सच्चा पाकिस्तानी, खरा इंसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनुस खान, तो ये जो एक तासुर क्रिएट करके एक बड़े क्रिकेटर को, एक बड़े रोल मॉडल को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आप इसको, इन जितनी सवालात इस टाइप के उठाए जा रहे हैं, इनको किस तरह डिफेंड करेंगे? थैंक यू माजिद भाई, आपने बहुत जबरदस्त पहला ही जो सवाल है वो बहुत टू द पॉइंट कर दिया। और मैं ये चाहता था कि मुझसे ये सवाल बार बार हो और अच्छी जगह पे हो, और ये अच्छा है कि मैं शुरुआत ही मेरी इससे हो गई। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि वसीम खान साहब ने मुझे बड़े प्रोफेशनली तौर पे और रिस्पेक्टेबल तौर पे मुझे अप्रोच किया, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो भी मेरा पैरामीटर्स हैं मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिए जाए, जो कि मुझे दे दिए गए हैं। तो हमेशा पास में ऐसा हो रहा है कि मैं जहां भी जाता हूँ, अक्सर आपने भी देखा, इवन आपके साथ माजिद भाई, मैंने जब जियो के लिए जब एक टाइम पे हमने कैप्टन कॉर्नर किया था, तो उसमें एग्जैक्टली मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जी हर पॉइंट, मेरी बाउंड्रीज मुझे पता होने चाहिए, मुझे कब बोलना है कब नहीं बोलना है। तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि कोशिश करता है कि जो मेरी बाउंड्रीज हो, जो मुझे बता दिया गया है, मैं अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मुझे वो कर देना चाहिए। अगर मैं पाकिस्तान टीम में जब कैप्टन था, तो मेरी जो कैप्टनसी छोड़ने की वजह भी यही थी, जो ये बिहाइंड किसी को नहीं पता। जब मैंने चेयरमैन साहब से, एजाज भट्ट साहब से ये प्रॉमिस किया था, अगर मैं टीम को यूनुस, आपके एंड के ऊपर मेरे ख्याल से इंटरनेट बहुत कमजोर है। इसी वजह से जहां आपने नाम लिया है एजाज भट्ट साहब का, उसके बाद फ्रीजिंग हो गई और मेरे ख्याल से कोई भी दोस्त सुन नहीं सका। जबकि उन्होंने मुझे 2011 मैंने देखा कि न्यूजीलैंड की सीरीज में प्रॉमिस किया था, तो मैं जी आवाज आ रही मेरी? हाँ यूनुस, वो थोड़ा सा अब आ रही है, बट वो इंटरनेट की शायद इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपके पास नहीं है। तो जहां आपने एजाज भट्ट साहब का नाम लिया, उसके बाद से कोई बेचारा कोई सुन नहीं सका कि एजाज भट्ट साहब के बाद क्या हुआ। तो अगर वहां से आपको थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है समी भाई? जी जी जी। वो उनसे मेरी ये कमिटमेंट हुई थी कि अगर उनसे मेरी कमिटमेंट हुई थी कि आप मुझे अनाउंस करेंगे वर्ल्ड कप 2011 तक का कैप्टन, और अगर मैं ये डिलीवर नहीं कर सका और टीम को जेल नहीं कर सका, तो मैं खुद ही छोड़ के चला जाऊंगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। तो ये इस तरह की मेरे लाइफ के कुछ एपिसोड हैं जो कि
जो कि मेरी प्रॉमिसेस थी कि जो मैंने अपने कुलीग से किया, अपने मैनेजर्स के साथ किए, अपने एम्प्लॉयमेंट जो जिनका मैं एम्प्लॉयर था, मैंने उनसे प्रॉमिसेस किए थे, तो इसलिए चले गए। लेकिन अच्छी बात है, जैसे मैंने कहा कि इंसान अपने लर्न करता है, और जैसे मेरे रिटायरमेंट के बाद जो 3 साल का अरसा था, उसमें मैंने लर्न किया कि मुझे कैसे सर्व करना है, मुझे और कैसे हम्बल बनना है, और मुझे अपनी कमिटमेंट कैसे पूरी करनी है। तो मेरे ख्याल से हम सब सीख रहे होते हैं, और वही अच्छा इंसान है जो सीखते रहें और मूव फॉरवर्ड करें। थैंक यू यूनुस। खालिद एच खान और उसके बाद रशीद शकूर साहब। बाकी दोस्त अपने माइक्स को म्यूट पे रखें प्लीज। खालिद यू आर ऑन म्यूट। अच्छा, आप सही है। यूनुस, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम खालिद भाई, आप ठीक है? हाँ जी यूनुस, मेरा सवाल आपसे ये एक तो ये कि आप 2 साल बाहर रहे, जैसा आपने बताया, और फिर आप जिंदगी को करीब से देखते रहे। अब जब आपकी वापसी हो रही है तो जाहिर बात है कोविड-19 की वजह से जो ओवरऑल हर जगह की सिचुएशन चेंज हुई है। जाहिर बात क्रिकेट में भी काफ़ी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, जैसे ये 22 सिक्योर सीरीज होगी, फिर इसमें आईसीसी ने लॉ चेंज किया है, सब्स्टिट्यूट का प्रोविजन रखा है, सलाइवा पे सवाल करने पे बैंड हो गया है। तो इस माहौल में कैसा ओवरऑल क्रिकेट को देख रहे हैं आप इसमें, और एज अ बैटिंग कोच आप क्या समझते हैं कि कितना आपको उसमें टाइम लगेगा इन चीज़ों पे एडजस्टमेंट करने में, अपने आप को, अपने लड़कों को भी? बिल्कुल खालिद भाई, जैसे हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया हम देख रहे हैं कि चेंज हो रही है, हो चली है। तो हर चीज़ इसी तरह स्पोर्ट्स भी अगर हम देखें तो सिर्फ क्रिकेट नहीं, सारे स्पोर्ट्स स्ट्रगल कर रहे हैं और वो एसओपीज बन रहे हैं। तो ये मुश्किल होगा प्लेयर्स के लिए कि सडनली एक आदत से आप आदी हुए में उसको एक हैबिट को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, एज अ सपोर्टिंग स्टाफ हमारा बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। सपोर्टिंग स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है कि वो ठीक है, प्लेयर तो बाजुकात जब आप ग्राउंड में उतर जाते हैं तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जहन में चल रही होती हैं, तो उनके पास इतना सोचने की टाइम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से एज अ सपोर्टिंग स्टाफ हमारा बहुत बड़ा रोल है, और ख़ासतौर पे इस टाइम पे, क्योंकि मेरे लिए ये एक चैलेंज इसलिए भी है कि अगर आप देखेंगे तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है। और जैसे हम सबके सामने कि इंग्लैंड की सीरीज हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए क्या बल्कि हर टीम के लिए मुश्किल होती है, और जिस तरह की इंग्लैंड की टीम है इस वक्त वो हम सबके साथ है। लेकिन मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कह दूं कि मेरे पास टाइम कम है, नहीं, मेरे पास इनफ टाइम है। लेकिन सिचुएशन आपके सामने है कि आपने इंटरप्ट भी करना है तो दूर रहना है और वो एसओपीज को फॉलो करना है। मेरी अब कोशिश यही होगी, जैसे मैंने अच्छा आपने सवाल कर दिया, मैं उसमें ये ऐड करूंगा कि मेरी ये कोशिश होगी कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, और अगर आपकी विलिंग हो तो आप एक एक दो दिन के उसमें टाइम पे भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मेरा पास करा है और जो मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट करा है वो मैं कोशिश करूँ कि कम टाइम पे इनको कन्वर्ट कर सकूँ। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल टास्क इसलिए कि सारी दुनिया आपके सामने है, एसओपीज हैं, आप मिल नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते। उससे पहले अगर हम देखें तो कैंप का कोई ऐसा हमारे पास टाइम नहीं है। हम अगर ट्रैवल भी करनी है तो ट्रैवल में भी दूर दूर रहना है। तो ये वो एसओपीज है जो कि हमने फॉलो करना है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपकी विल हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने पास्ट में भी देखा और हमने अपनी लाइफ देखी है हम सब ने कि जब हम चाहते हैं तो वही काम जो हफ्तों, महीनों और सालों में नहीं होते वो सेकंडों और मिनटों में हो जाते। तो मेरी बड़ी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह अपनी एक्सपीरियंस इनको इन प्लेयर्स में सिर्फ बैट्समैन को नहीं बल्कि जनरली जो मेरी लाइफ है, जो मैंने अप एंड डाउन देखे हैं, और खासतौर पर लास्ट 3 साल में जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैंने लर्न किया है कि मैं कैसे अपना और हम्बल हो सकता हूँ, मैं कैसा और मांगने वाला हो सकता हूँ, मैं कैसा और देने वाला हो सकता हूँ। तो ये जब आप जाते हो छोटे लेवल पे और वहां जाके सीखते हो, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा डिलीवर करूँ और आप लोगों को जो है इंग्लैंड सीरीज पे अच्छी अच्छी न्यूज दूं इंशाल्लाह। अगर आगे बढ़ते हैं, रशीद शकूर और उसके पास दानियाल। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम शुभ। यूनुस, जिस तरह माजिद भट्टी ने सवाल किया, जिस आप मिसबा के साथ जो है वो खेले, उनकी कप्तानी में, वो आपकी कप्तानी में खेले, और
मतलब रन्स और सेंचुरी पार्टनरशिप के लिहाज से टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की सबसे कामयाब जोड़ी आपकी रही। अब मिसबा के साथ जो है वो कोचिंग का एक आपका जो एक सिलसिला शुरू होगा, उसको किस तरह देख रहे हैं? और स्पेशली मतलब कुछ इस तरह की भी कंट्रोवर्सीज लास्ट हमने देखी कि जैसे मोहम्मद यूसुफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि मतलब यूनुस की कप्तानी पे जो रिवॉल्ट हुआ उसके मास्टरमाइंड मिसबाउल हक थे। तो अब इस मास्टरमाइंड के साथ आप जो आप अपना नया एक टेन्योर कह लें या जो काम शुरू करेंगे, इसको किस तरह देखते हैं? थैंक यू। रशीद भाई बिल्कुल, देखिए ये क्या ही अच्छा है कि मिसबा भाई ने और यूनुस खान ने एक साथ ही क्रिकेट छोड़ी और बड़ी अच्छी विनिंग नोट पे छोड़ी। ये बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि जब हम वेस्ट इंडीज से आ रहे थे, पाकिस्तान नेशनल टीम कभी भी वेस्ट इंडीज में कोई सीरीज नहीं विन किया और हम उसमें हिस्सा थे। और जिस तरह मिसबा भाई उसने कैप्टनसी कर रहे थे और जो है ना, आप बिहाइंड द डोर मैं भी कैप्टनसी कर रहा था और लगा हुआ था बॉलर्स के साथ, तो ये बड़ा अच्छा नोट था। और क्या ही अच्छा हो कि जो हमने वहां फिनिश किया वहीं से हम शुरू करें। और मेरे लिए बड़ा बड़ा अच्छा है कि मैं उनके साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा एज अ कुलीग, एज अ सपोर्टिंग स्टाफ, जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलूं। और आप इस टीम में देखेंगे तो वकार यूनुस के अंडर में खेलता रहा हूं, उनकी कैप्टनसी में खेलता रहा हूं, मिसबा के अंडर कैप्टनसी में खेलता रहा हूं, मुश्ताक अहमद के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शुरू किया, शेयर किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जहां तक पास्ट की बात है तो वो लोग अच्छे होते हैं जो कि पास्ट से लर्न करें और मूव फॉरवर्ड करें। तो अब जो भी पास में हुआ, अगर हम उसमें हो सकता है कि हम जो बात करें उनकी ज्यादा इतनी मिस्टेक ना हो सकता है कि मेरी ज्यादा हो उसमें, लेकिन ये कि आप मूव फॉरवर्ड करते हो, मैं वो सब भूल चुका हूँ। और इसी वजह से अगर मैं भूलता नहीं तो मैं आज इस मकाम पे नहीं खड़ा होता और आज मैं इनके साथ नहीं होता। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मिसबाउल हक ने, जब जाहिर सी बात है कि एज अ लीडर, एज अ हेड कोच उनके सामने ये मेरा नाम रखा गया होगा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने कोई देरी नहीं लगाई और मैं नेशनल टीम के ऑन बोर्ड हूँ। तो मैं यही चाहूंगा कि मैं इंशाल्लाह जो एक साल से मिसबाउल हक एज अ टॉप प्लेयर, एज अ टॉप क्रिकेटर, कैप्टन, जो जैसे मैंने अभी खालिद भाई का सवाल का जवाब दिया कि जो भी उन्होंने सिखाया होगा, मैं कोशिश करूंगा कि अपने प्लेयर्स को डबल माइंडेड ना करूं। और जो जिस तरह वो मिसबाउल हक ने उनकी कोचिंग की है बैट्समैन की खास तौर पे, उसी में रह के, उसी बाउंड्रीज में रह के मैं कुछ अपनी जो एक्सपीरियंस शेयर करूं और प्लेयर मेरा डबल माइंडेड ना हो। क्योंकि अगर हम अपनी बैटिंग लाइन देखें तो बहुत यंग है, मेरे ख्याल से असद शफीक को निकाल के और अजहर अली को निकाल के अगर बाकी हम अपनी बैटिंग लाइन देखें तो आपको कम कम मैचेस खेलने वाले प्लेयर्स मिलेंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उनको डबल माइंडेड ना करूं, मिसबाउल हक का जो स्टाइल है उसको लेके उस पे अपना काम करूं, तो और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। थैंक यू रशीद। दानियाल जी, अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। जी वालेकुम सलाम। यूनुस भाई, एक जब से मिसबा कोच बने हैं तो एक परसेप्शन थी कि वो 2-3 रोल्स जगल कर रहे हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी मिली हैं, और एक रोल जो कि फुलफिल नहीं हुआ था वो बैटिंग कोच का था। तो आपको अब उन्होंने ये शॉर्ट टर्म इंग्लैंड वाले टूर के लिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप टीम के साथ काम करें। आप ये देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में मे बी आप एक लॉन्गर टर्म कमिटमेंट के लिए भी तैयार हो, और आपको कोई साइन मिला है कि ये पॉसिबिलिटी है इंग्लैंड टूर के बाद? अब मेरे ख्याल से देखिए, मेरे लिए इस वक्त दानियाल बड़ी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है और मेरे लिए बड़ी आसानियां मौजूद है। क्योंकि अगर हम देखें जितने जो हमारी यंग बैटिंग लाइन है, इनके साथ ऑलरेडी मिसबाउल हक ने ऑलमोस्ट एक साल या एक साल से ज्यादा हो गया कि मिसबाउल हक इनके साथ काम करे। तो मेरे लिए बड़ी आसानी है कि ऑलरेडी एक टॉप का बैट्समैन, टॉप का कैप्टन जो रिसेंट पास में क्रिकेट छोड़ी है, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जब एक कल्चर से अभी जाते हो तो आपको उस कल्चर की, उसकी स्टाइल की नो हाउ होती है। तो मिसबाउल हक को वो मौजूद थी, तो मेरे लिए बड़ी आसानी है कि मैं जब टीम को ज्वाइन करने जा रहा हूँ तो ऑलरेडी इन बैट्समैन पे काफी बात हो चुकी है। और जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो पीसीबी ने साल 1.5 साल पहले एक कोशिश की कि क्योंकि आपको ये होता इसी तरह है कि आपको चेंजेस लानी पड़ती है। उन्होंने एक ट्राई किया, और लेकिन ये कि अब ये है कि अब हमारा उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ मौजूद है, मेरी शक्ल में, मुश्ताक अहमद की शक्ल में, वकार यूनुस की शक्ल में। तो मेरे ख्याल से चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। और क्या ही अच्छा हो कि
कि ये जो हमारे यंग प्लेयर हैं इनको और हम कंफर्ट दें और हम सर्व करें, क्योंकि देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनुस खान अगर इतने सारे रन्स किए हुए हैं, इतने सारा क्रिकेट खेली हुई है, तो वो एक पार्ट खत्म हो चुका है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं इस टीम के लिए एक सर्वर, अगर मैं अच्छा सर्व करने वाला बन गया तो मेरी अचीवमेंट होगी, क्योंकि जो मेरी अचीवमेंट पर्सनल अचीवमेंट थी वो पास्ट में चली गई है। तो मेरी बड़ी कोशिश होगी कि मैं अपने प्लेयर्स को कोई अच्छा सर्वर बन सकूं, और उनके साथ एक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आया तो मुझे वो बॉन्डिंग मिली राशिद लतीफ की शक्ल में, इंजमामुल हक की शक्ल में, वकार यूनुस की शक्ल में, वसीम अकरम की शक्ल में। और मैं यही चाहता हूं कि जो उन्होंने जिस तरह मुझे वो वार्म वेलकम किया था सईद अनवर की शक्ल में, तो मैं ये चाहता हूं कि वही मैं इन प्लेयर्स को सर्व कर सकूं, और हमारे मुझ में और एक यंग प्लेयर में जो बिल्कुल नया पिक हुआ हो अगले इंग्लैंड सीरीज में, उसमें इतनी दूरी ना हो, और उसके सामने मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूं, उसके सामने मैं रोल मॉडल बनूं, उसका मैं एक फ्रेंड बन सकूं और उसका मैं एक गाइड बन सकूं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू दानियाल। आगे बढ़ते हुए रिजवान एहसान अली और उसके बाद जुबैर नजीर, शोएब जट और असगर अजीम। रिजवान एहसान अली, आप हैं लाइन पे? आगे बढ़ जाते हैं, शायद रिजवान है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। असगर, आप पहले सवाल ले लीजिए प्लीज। असगर अजीम। ओके, असगर भी नहीं है। शोएब जट हैं? अगर शोएब जट हैं तो वो प्लीज सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, शोएब जट बात कर रहा हूँ। सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों के जहनों में होगा, मैं उसको जुबान पे ले आता हूँ। बात ये हो रही है कि यूनुस खान जो है वो पाकिस्तान टीम में आए हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, और मिसबाहुल हक के अगर हम बतौर हेड कोच अब तक के स्टैट्स देखें तो कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वो जाते हैं, टेस्ट सीरीज आते हैं, T20 सीरीज आते हैं, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज होम ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी आप बतौर बैटिंग कोच इस मैनेजमेंट को ज्वाइन कर चुके हैं, फ्यूचर में आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी हो सकते हैं। तो क्या ज़हनी तौर पे आप तैयार हैं कि बैटिंग कोच के बाद अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाए? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आवाज आ रही है यूनुस भाई? मेरे ख्याल से यूनुस का सिग्नल फिर ड्रॉप हो गया। यूनुस भाई आवाज आ रही है आपको? यूनुस के सिग्नल से ड्रॉप हो गए हैं दोबारा। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फ्रीजिंग आ रही यूनुस भाई की उसमें ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूनुस भाई आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। नसीम, अपने आप को म्यूट पे रखो प्लीज। आपसे शुरू करें। एक मिनट शोएब, जल्दबाजी नहीं, आप दोबारा सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं। शोएब, आप सवाल करना, उसके बाद जुबैर नजीर, और फिर हमारे पास असगर अजीम वापस ज्वाइन हो गए। सो शोएब। अस्सलाम वालेकुम यूनुस, शोएब जट बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल है, मैं उसको जुबान पे ले आता हूँ कि यूनुस जो है वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में बतौर बैटिंग कोच जो है वो इंडक्ट हुए हैं, लेकिन अगर हम मिसबाहुल हक के बतौर हेड कोच स्टैट्स देखें तो ऑस्ट्रेलिया टूर मुकम्मल तौर पे फ्लॉप रहा। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज जो है T20 की, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। तो ये कहा जा रहा है कि आप अभी तो बैटिंग कोच की हैसियत से आए हैं, लेकिन फ्यूचर में आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी जो है उसकी जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। तो क्या यूनुस खान इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है कि बैटिंग कोच के बाद अगर पाकिस्तान टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी उन्हें निभानी पड़े तो जो है वो स्मार्टली उसको जो है वो कर सकें? देखिए शोएब, मेरे ख्याल से मेरे लिए थोड़ा सा अर्ली होगा ये सब कुछ। इसकी वजह ये है कि अगर मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात कर लूँ, इवन डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात कर लूँ, रिसेंटली जब यूबीएल की टीम बंद हुई तो ऑलमोस्ट वहाँ पे जो जितने भी उनकी मैनेजमेंट थी हम खुद ही देख रहे थे। तो मेरे लिए बड़ा जल्दी होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का, एक फ्रेंचाइज क्रिकेट का और एक फर्स्ट क्लास की मैनेजमेंट करना वो बहुत डिफरेंट है। तो मेरे लिए अभी ये अच्छा है कि मेरे पास एक इंग्लैंड सीरीज का एक असाइनमेंट मौजूद है, और मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि क्या ये अच्छा हो कि मैं जाऊँ, हम मेरे बैट्समैन जो हैं और वो बहुत सारे रन्स करें, और हम इंग्लैंड की जिस तरह हमने लास्ट सीरीज जब 2016-17 में खेली थी, जब माई सेल्फ और मिसबाहुल हक हम सब थे, तो उस वक्त बड़ी अच्छी हमारी
एक सीरीज हमने बड़े अच्छे नोट पे फिनिश की थी। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि वो वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करें। और ये भी थोड़ा बहुत अर्ली होगा कि मुझे अभी क्या, क्योंकि मेरे लिए अभी बहुत अर्ली है और मेरे लिए बहुत एक न्यू जॉब है, क्योंकि एक नेशनल टीम की कोचिंग और करना और एक छोटे लेवल की करने में बहुत बहुत बड़ा फर्क है। तो मेरे लिए ये अभी बहुत ज़्यादा अर्ली होगा। थैंक यू। जी सभी भाई। जुबैर, अगर आप लाइन पर हैं तो प्लीज सवाल पूछिए। ओके, असगर अजीम प्लीज आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। यूनुस भाई, आपने कहा कि हमारी टीम बहुत यंग है। इस टीम में 3 प्लेयर हैं, जिसमें असद शफीक है, अजहर अली है और एक हमारे पास नया बैट्समैन है आबिद अली। असद शफीक से जो उम्मीदें थी आपके और मिसबा के रिटायरमेंट के बाद, हमने देखा शायद वो अंडर प्रेशर हो गए, उनकी वो कारकर्दगी नहीं रही। अजहर अली भी इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और फिर आबिद अली। इन तीनों को कैसे फोकस करेंगे, क्योंकि इन तीनों को आपकी ज़रूरत थी और आपने ज्वाइन किया, आपका माइंडसेट चेंज हुआ। ये भी पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि एक अजीम यूनुस खान ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया। तो ये 3 प्लेयर हैं मेरी नज़र में जो सॉर्ट ऑफ बेस्ट बैटिंग के प्लेयर हैं। ये बाबर आजम को हटा के, क्योंकि बाबर आजम तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इन्फॉर्म है। तो इन 3 प्लेयर पे कैसे काम करेंगे, इनकी कमजोरियां, इनकी बेहतरी कैसे होगी? देखिए अजहर भाई, मेरे ख्याल से जहाँ तक हम अजहर अली की बात, कैप्टन अजहर अली की बात कर लें और उसके बाद असद शफीक की बात कर लें, तो दो के उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हुई हैं और एक कंफर्ट जोन था उनका मेरे ख्याल से। जब मिसबाह उल हक और यूनुस खान गए तो वो हम लाइक पिलर थे उनके लिए, हम रोल मॉडल्स थे। तो उनके इर्द गिर्द उनकी परफॉर्मेंसेस हमने देखी कि बहुत अच्छी थी और बाद में हमसे भी अच्छी परफॉर्मेंसेस की। तो मेरी कोशिश ये है कि देखिए इनकी स्किल्स में तो कोई हमें आर नहीं नजर आ रही, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देख लें तो असद शफीक का 2008-2009 का डेब्यू है और अजहर अली का भी उसी टाइम का डेब्यू है और मेरे सामने ही इन दोनों का डेब्यू हुआ है। तो इनको अगर आप देखें तो 11 से 12 साल हो गए। तो मेरे ख्याल से मेरी बड़ी कोशिश होगी कि मैं इनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करूँ, क्योंकि मेंटालिटी इनके पास, इनके अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें, अजहर अली ने बहुत ज़बरदस्त सीरीज खेली। जब लास्ट टाइम हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, उससे पहले अगर हम असद शफीक की बात करें तो जो लास्ट सीरीज असद शफीक वहाँ खेले थे इंग्लैंड में 2016-17 में, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। मेरे ख्याल से वो होता क्या है कि जब आपके रोल मॉडल, आपके पिलर आपसे हट जाते हैं, ये इसी तरह के, अगर खुदा न खासा हम सुबह उठें और हमारे माँ बाप नहीं रहे तो जो यंग बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही उनको टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से मैं फौरन वापस आ गया अगले 2-3 साल बाद। मिसबाह उल हक जो है पिछले 1 साल से आए हुए। मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूंगा कि इनकी मेंटालिटी पे काम कर सकूं। और जहां तक बाबर आजम की बात है, तो मेरे ख्याल से देखिए बाबर आजम पे भी बहुत सारा काम इसलिए है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है। उसकी परफॉर्मेंस हम सबके सामने है। उस बाबर आजम ने हम सबको दिखा दिया कि कैसे कंटिन्यूसली आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा आपकी लर्निंग होनी चाहिए, आपको आगे जाना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर बन जाए और बहुत सारे अचीवमेंट करें और वो लेजेंडरी प्लेयर बने। तो मेरी कोशिश ये होगी ये 3 से 4 जो हमारे प्लेयर हैं उनको भी, और साथ में बाबर आजम के साथ भी मैं काम करूं। और मुझे बड़ी ख्वाहिश होगी कि बाबर आजम जो है वो यूनुस खान से भी आगे जाए। जी, सभी क्वेश्चन कर सकता हूं मैं? हाँ बिल्कुल, आ गए तो बिल्कुल सवाल पूछें। जी, जो म्यूट दबा हुआ था, माजरत चाहता हूँ। यूनुस खान, आपसे सवाल है, प्लीज ये बता दीजिए कि आपने टाइम की बात की, तो आप बैट्समैनों की टेक्निक और स्टाइल को छेड़े बगैर उनकी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करेंगे? और दूसरी एक अहम चीज जो कि अक्सर आप देखते हैं कि कहा ही जाता है कि हमारे खिलाड़ी दबाव का शिकार हो जाते हैं। तो इंग्लैंड की जो ड्राई विकेट्स हैं उसके ऊपर सब जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स हावी रहते हैं। तो उस सूरत हाल में अब जबकि कोरोना का मामला भी है, तो आप कैसे समझते हैं कि इस सूरत हाल को, चैलेंज को कबूल करेंगे आप? बिल्कुल, जैसे मैंने जुबैर भी पहले कहा कि ये सिर्फ 2 मन या 2.5 मन का ये सीरीज है। लेकिन हमेशा, जैसे मैंने पहले कहा कि इंग्लैंड की सीरीज हमेशा, जब भी पाकिस्तान टीम नहीं हर टीम जाती है तो उनके लिए इतनी आसान नहीं होती। दो कि हम जुलाई में जा रहे हैं और जुलाई अगस्त में बड़ा अच्छा एक टाइम होता है जो कि बैट्समैन के लिए खास तौर पे काफ़ी बेहतर रहता है। अगर आप अर्ली चले जाओ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है।
तो मेरी कोशिश वही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि क्योंकि मैं खुद इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी खेल चुका हूँ और मैं बहुत सारी कोचेस के साथ काम कर चुका हूँ, और मैं चाहूँगा कि जिस तरह बॉब वुलमर हमें ट्रीट करते थे कि हमारी स्टाइल में हमें सिखाते थे, वो जो अपना गुर होता था वो हमारे ही स्टाइल में हमें ही पे उस पर इम्प्रूवमेंट करते थे। मेरी भी ये कोशिश होगी जिस तरह उन्होंने, जब हम 2004, 5 और 6 की बात कर लें तो जिस तरह कि उनके पास मोहम्मद यूसुफ मौजूद थे, इंजमामुल हक मौजूद थे, यूनुस खान मौजूद थे, और सेम टाइम पे शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर से वो परफॉर्मेंस कराते थे, अब्दुल रज़ाक से परफॉर्मेंसेस कराते थे, उसके बाद कामरान अकमल से परफॉर्मेंसेस कराते थे। मैंने वो स्टाइल देखा और मैंने वहाँ से लर्न किया लेट बॉब वुलमर से, द ग्रेट बॉब वुलमर से, कि कैसे आप उनको बगैर छेड़े उनकी टेक्निक आप उनसे काम निकाल सकते। जैसे मैंने कहा कि मेंटली काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई लेवल पे, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं कर लूँगा। और कंडीशन हम सबके सामने है, ये कंडीशन में सिर्फ ग्राउंड की बात नहीं कर, ओवरऑल अगर हम दुनिया की कंडीशन की बात कर लें तो ट्रैवल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद प्रिकॉशंस हैं, तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू यूनुस। आगे बढ़ते हुए वहीद खान, उसके बाद शाहिद हाशमी, उसके बाद सवेरा पाशा और फिर नादिरा मुश्ताक। जी प्लीज। यूनुस, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मेरी आवाज आ रही है भाई। जी, सबसे पहले तो यूनुस बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि आप फाइनली जो है यू पार्ट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान टीम। यूनुस, मेरा सवाल दो हिस्सों में। एक तो सवाल ये था कि आपने जैसे शुरू में कहा कि आप चाहते हैं कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में हो और आपकी बाउंड्रीज बड़ी क्लियर हो, तो उस हवाले से मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि अभी जो आपकी मीटिंग हुई है वसीम खान से और जो आपने नेगोशिएट किया, तो उसमें जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इज इट ओनली फॉर द इंग्लैंड टूर या आपको कहा गया है कि भाई आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं? और दूसरा हिस्सा मेरे सवाल का ये है कि यूनुस, आप बहुत ज्यादा मतलब आपकी जो रेपुटेशन थी वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा थी, लेकिन आजकल क्योंकि T20 और वनडे क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है, तो हाउ डू यू मतलब आप किस तरह से इस चीज को कोप करेंगे कि बैट्समैनों को वाइड बॉल क्रिकेट में किस तरह से हेल्प करेंगे? थैंक यू। जी थैंक यू वहीद भाई। पहला सवाल आपने किया कि मेरा टेनोर कितना है, तो मेरा टेनोर जो है वो इंग्लैंड सीरीज तक ही है और उससे आगे हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। और जहाँ तक बात है कि टेस्ट क्रिकेट वनडे की और T20 की, तो मैं लकी रहा कि मैंने T20 भी खेली, वनडे इंटरनेशनल भी खेले पाकिस्तान के लिए, और वो और अर्ली मतलब है कि इसी दौरान खेली। अगर आप देखें तो 2010 के लगभग सारी क्रिकेट मैंने खेली, तो मुझे ये अच्छा हुआ कि मैंने उन टॉप क्रिकेटर्स के साथ खेला, उनसे लर्न किया। तो मेरी कोशिश वही होगी कि जो मैंने लर्न किया, सिर्फ एक चीज़ मैंने देखी कि जो बैट्समैन हमारी बाजू का था, क्योंकि बहुत टाइम कम होता है तो हमारे पास सोचने का मौका नहीं होता। मैंने लर्न किया कि जो अक्सर जो बैट्समैन काम करते हैं कि वो जैसी प्रैक्टिस वो टेस्ट क्रिकेट में करते हैं वैसी ही प्रैक्टिस वो वनडेज में करते हैं और वैसी ही प्रैक्टिस वो T20 में करते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम T20 का मजाज देख लें, उसके बाद वनडे का मजाज देख लें और फिर टेस्ट क्रिकेट का मजाज देख लें, तो वो टोटली डिफरेंट होता है। और हमने देखा कि विराट कोहली जैसे बैट्समैन ने बहुत परफॉर्मेंस की तीनों फॉर्मेट में। हमने देखा बाबर आजम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट में। तो मेरे ख्याल से वही बात, जैसे मैंने पहले कहा कि एक मेंटालिटी होती है और आपकी वो ड्रिल्स होती है, आपकी वो स्किल्स होती है कि आपने उसको कैसे इन्हांस करना है। तो मेरी कोशिश में, जैसे मैंने पहले कहा कि बॉल वही होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर हम वनडे की बात कर लें, टेस्ट की बात कर लें, और अगर हम T20 की बात करें तो उसका मूड चेंज हो जाता है। तो मेरा ख्याल है वो मूड जो अगर हम चेंज कर सके और मैं इनके मजाज को चेंज कर सका, इनकी स्किल्स को चेंज कर, इनके ड्रिल्स को चेंज कर सका, तो हमने भी यही देखा कि अगर मैं अपनी लाइफ देख लूँ तो मुझे भी, जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो मुझे ये कहते थे कि ही नॉट अ गुड T20 प्लेयर। और फिर सडनली क्या हुआ कि मेरी कैप्टनसी में हमने इंग्लैंड जैसे मुल्क में हमने वर्ल्ड T20 जीता। और अगर हम कराची की बात कर लें तो हम कराची में T20 70s और 80s में बहुत रेगुलर खेलते थे। तो मेरे ख्याल से ये वही चीज़ है कि आपको अपने आप को एक मोड में डालना होता है। और मेरी कोशिश यही होगी कि इन प्लेयर्स को, अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो टेस्ट क्रिकेट की क्या बाउंड्रीज है और वनडे की क्या बाउंड्रीज है और क्या स्ट्राइक रेट है। इसी तरह अगर हम T20 में चले जाए तो वहाँ पे स्ट्राइक रेट और आपकी बॉडी की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो मेरे ख्याल से मेरी ये कोशिश होगी कि मैं हर प्लेयर्स को अकॉर्डिंगली उसकी टेक्निक के मुताबिक और
प्लेइंग रूल्स के मुताबिक और मूड के हिसाब से मैं उनको फीड कर सकूं इंशाल्लाह। शाहिद हाशमी, फिर सवेरा पाशा और फिर नादरा मुश्ताक। यूनुस, अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हाशमी हूँ। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि असद शफीक और अजहर अली के साथ आपने बड़ी क्रिकेट खेली, आवाज आ रही है मेरी यूनुस? यूनुस, मेरी आवाज आ रही है? समी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे आपको आवाज, मुझे तो आ रही है, बट आई एम नॉट टू श्योर कि यूनुस को आ रही है या नहीं। हाँ, यूनुस को शायद नहीं जा रही। ओके, यूनुस आपको आवाज आ रही है? यूनुस, आवाज आ रही है आपको? यूनुस, यूनुस कुछ आवाज आ रही है? ओके गाइस, लेट अस वेट। यूनुस आई एम श्योर दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। क्या आप सबको यूनुस फ्रीज नजर आ रहे हैं ना? इज दैट राइट? थ्रू हो जाएंगे। इसमें एक और मसला भी है ना, वो आखिरी क्वेश्चन आप सोचेंगे कौन पूछ कर गया है, तो कोई सीधा काम तो नहीं कर सकते ना वो साहब। वहीद खान का सवाल था आखिरी। अच्छा, आगे बढ़ते हुए यूनुस, शाहिद हाशमी। यूनुस, अस्सलाम वालेकुम। ओके शाहिद, अब आप फ्रीजिंग पे चले गए, अब आप अपने आप को सॉर्ट आउट करें प्लीज। सवाल ये है कि सवेरा पाशा, आप सवाल पूछो, फिर शाहिद इतना कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। सवेरा पाशा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, सबसे पहले तो अच्छा, सवाल मेरा ये है कि अभी तो आप इंग्लैंड टूर के लिए अपॉइंट हुए हैं यहाँ पे स्टार्टिंग कोच। फर्दर ऑन आगे फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि आप नेशनल टीम के साथ ही या फिर जो यूनुस खान की कैपेबिलिटीज हैं, जो यूनुस खान एक्चुअली इन्फ्यूज करना चाहता है प्लेयर्स में, वो जूनियर टीम में ज्यादा आसान होगा इन्फ्यूज करना एज कम्पेयर टू नेशनल टीम में। सो अगर आपको फर्दर ऑन मौका दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है नेशनल टीम के साथ कनेक्टेड रहना लोगों को बहुत पसंद होता है, बट यूनुस खान क्या प्रेफर करेगा, जूनियर टीम के साथ कनेक्टेड रहना या नेशनल टीम का कोच? सभी में मुझे सारा सवाल दोबारा कर देंगे प्लीज, क्योंकि फ्रीज हुआ था बीच में। जी, सवेरा ने कुछ ऐसा सवाल किया और उसको आपने थोड़ा पीछे कवर कर लिया था, बट उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी आगे मिलती है अंडर 19 के साथ भी, तो आप क्या सीनियर टीम के साथ कनेक्टेड रहना चाहेंगे, या आप अंडर 19 लेवल के ऊपर, जूनियर लेवल के ऊपर भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं? सवेरा, मैंने सही सुना, यही सवाल है आपका? जी जी यूनुस, यही है। जी बिल्कुल सवेरा, देखिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी जो कि वो हमारी वो डील नहीं हो सकी इससे पहले, कुछ ही महीने पहले की बात है, और मैंने उसके लिए बड़े अच्छे प्लान भी बनाए हुए थे, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश में ये कर रहा हूँ कि मैं अपना टाइम लेता हूँ। तो उसके अंडर 19 को लेके मेरे बहुत सारे प्लान्स थे जो कि डील नहीं हो सकी, तो हम एक पेज पे नहीं आ सके। तो मेरे लेकिन ये कि ये एग्जैक्टली इसी तरह है कि जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो मैंने यही सोच के मैंने इसको जो है ना इसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे सामने एटलीस्ट ये कि एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, चाहे वो इंटरनेशनल टीम को लेके या चाहे वो जूनियर को लेके। तो I'm फ्लेक्सिबल। जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने लर्न किया पिछले 3-4 साल में कि आपको कैसे फ्लेक्सिबल बनना है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने ट्रैवल किया बहुत नीचे लेवल पे जाके और मैंने चीज़ें देखी,
तो मैंने लर्न किया, और हमेशा इंसान लर्न करता है। तो मेरे लिए अब कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे वो नेशनल टीम की शक्ल में है, चाहे वो जूनियर नेशनल टीम की शक्ल में है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको मैं ग्रैब कर सकूं। और बड़ा इंपॉर्टेंट मेरी, देखिए जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, ये मैं चेंज नहीं कर सकता अपने आप को, इसलिए कि मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं पूरी 110% अपनी मैं कमिटमेंट करूं, और मैं जो 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 मेरी कमिटमेंट है वो सबको नजर आनी चाहिए। जैसे कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो उस वक्त ये थी, और यही अब यही है कि मैं अब कोशिश यही करना जा रहा हूँ कि मेरे ऊपर इस पाकिस्तान की पूरी कौम का, यंगस्टर्स का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लेकिन वही मैं ये, और मैं इसी तरह चाह रहा हूँ कि मैं इनका अच्छा बॉन्डिंग बन सकूँ, उनका अच्छा फ्रेंड बन सकूँ, और कोई टिपिकली जो होता है ना कि यूनुस खान ना बन जाऊँ कि जो कि जिस वक्त हम खेलते थे वो जो एक स्टार्डम हमने देखा है वैसा नहीं, और मैं बिल्कुल इनके लिए अच्छे एक सर्वर बन सकूँ और अच्छा गाइड बन सकूँ इंशाल्लाह। ठीक है नादरा, आप काइंडली, शाहिद का कनेक्शन रिस्टोर हो गया तो शाहिद से सवाल ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। शाहिद। यूनुस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जब आप, इंजमाम, यूसुफ सब लोग क्रिकेट खेलते थे तो टॉप 5 में शुमार होता था आप लोगों का। क्या वजह है कि असद शफीक और अजहर टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड में शुमार नहीं किया जाता? उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनको इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती? देखिए मेरे ख्याल से अगर हम देखें जिस वक्त मिसबाह उल हक ने और यूनुस खान ने क्रिकेट से रिटायर हुए, तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि बिग शूज टू फुलफिल थे। तो आपको बाज़-औक़ात, जैसे मैंने पहले कहा, ये एक मेंटालिटी होती है कि आपको उसके लिए तैयार होना पड़ता है। जब मैं ये बिल्कुल ऐसे ही था जब मैं 2003 में सईद अनवर टीम के साथ नहीं रहे, आमिर सुहेल नहीं रहे, उसके बाद एजाज अहमद नहीं रहे, तो मेरे भी, और उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाए तो 2005, 6, 7 में उसके बाद इंजमाम भी नहीं रहे। तो मैं ये समझता था कि मैं थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करता था पहले कि अगर ये प्लेयर नहीं होंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आएगी। तो मैं 2 साल 3 साल पहले, मैं 2002-3 से ही सोचने लग गया था कि अगर मुझे आगे क्रिकेट खेलनी है और बहुत टॉप का प्लेयर बनना है तो मुझे अपने आप को अभी से ही मैच्योर करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक मेंटालिटी होती है, एक ज़हन होता है जो कि आप बाज़ औक़ात सोचते हो, बैक ऑफ द माइंड। तो मेरी बैक ऑफ माइंड यही था कि मैं, जब ये टॉप क्रिकेटर्स नहीं रहेंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे और मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, जो कि मुझे उसका हेल्प हुआ। तो मेरे ख्याल से मेरी कोशिश अब यही है कि मैं इस वक्त जाके अजहर अली से, असद शफीक से, इवन शान मसूद भी काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल लें, तो ऐसे प्लेयर्स को, आबिद अली की हम बात कर रहे हैं, आबिद अली बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं जो कि प्रॉपर डोमेस्टिक से आए हैं और पिछले 7, 8, 9, 10 साल जो है ना उन्होंने फर्स्ट क्लास खेली। तो लेकिन ये है कि ये असद शफीक हो गए, उसके बाद अजहर अली हो गए, उसके बाद अगर हम देखें तो शान मसूद हो गए। मेरी कोशिश होगी इनकी स्किल्स पे तो काम करने, क्योंकि स्किल्स पे तो हम रोजाना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकी मेंटालिटी पे भी काम करें कि भाई इनको, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये आपके ऊपर होता है कि आपको अपने आप से क्या रिक्वायरमेंट है, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने आप को वहाँ टॉप पे देखना चाहते हैं तो वो हो जाता है, और उसके लिए फिर आप उसके पीछे दौड़ पड़ते हो। तो मैं कोशिश ये हूँ कि मैं इनको ये गोल दूं कि ये अपने आप से क्या चाहते हैं और हम अपने आप से क्या चाहते हैं और हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, और हम आपको अपने आप को टॉप में देखना चाहते हैं तो फिर हमारी सारी चीजें टॉप की होनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन भी टॉप की होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग भी टॉप की होनी चाहिए, हमारी फिटनेस भी टॉप की होनी चाहिए, हमारा इवन एक ही कदम टॉप का होना चाहिए, तभी जाके हम जावेद मियांदाद जैसे ग्रेट प्लेयर बन सकते हैं। नादरा मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम यूनुस, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस कोचिंग की। मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि बाबर आजम को आप लेजेंडरी देखना चाहते हैं और बाबर आजम जो है वर्ल्ड क्लास बने, अभी भी लोग उनको कंपेयर करते हैं वर्ल्ड क्लास में, विराट कोहली से उनको कंपेयर किया जाता है। आपको ऐसी कौन सी कमी नजर आती है बाबर आजम में कि उनको मजीद फ्लरिश करने की जरूरत है, उनको ग्रूम करने की जरूरत है? दूसरा सवाल ये कि आप खुद बहुत अच्छी स्पिनिंग अटैक को बहुत अच्छा फेस करते थे और फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ता था, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी इस कोचिंग के हवाले से कि आप जो बच्चों को इस दफा करेंगे ग्रूम? थैंक यू नादरा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया अबाउट बाबर आजम। देखें, बाबर आजम को हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली से। देखिए विराट कोहली को अगर हम देखें, अगर हम इन दोनों की परफॉर्मेंसेस देख लें तो ये उन टॉप 4-5 प्लेयर्स में आते हैं आज के टाइम पे जो कि बिल्कुल टॉप पे हैं। और जिस तरह बाबर आजम ने
सारे फॉर्मेट में परफॉर्मेंसेस करने हैं। उनकी T20 की परफॉर्मेंस देख लें, उनकी वनडे की परफॉर्मेंस देख लें, उनके बाद उनकी रिसेंट पास की टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस देख लें, तो वो सबके साथ एग्जाम्पलरी है। मैं सिर्फ जो मैं हमेशा बात करना चाहिए, कंपैरिजन बहुत टू अर्ली है। मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज का विराट कोहली, आज के जो विराट कोहली हैं और बाबर आजम आज से 5 साल के बाद, आज के विराट कोहली और बाबर आजम 5 साल के बाद अगर फिर हम कंपैरिजन करें तो फिर कोई कंपैरिजन सूटेबल बन सकती है। क्योंकि देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने प्लेयरों से, अपने एक प्लेयर से बना लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हम हो जाते हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हम बाबर आजम को उसका स्पेस दें, उसको अपना टाइम दें, और उसके बाद हम आज से लेके, क्योंकि ही इज़ टू यंग एज वेल, 24-25 साल में, और अल्लाह ने उससे इतनी परफॉर्मेंसेस करा दी, तो हम उसको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। और हमें चाहिए कि हम उसको जावेद मियांदाद से भी आगे देखें, हम उसको सचिन तेंदुलकर से भी आगे देखें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उसको टाइम दें। तो ये वो है जो कि मेरे ख्याल से अगर हम इसको ऐसा कर सकें तो क्या ही अच्छा है, अगर इस तरह हो जाए इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हुए जी एक सवाल हो गया नादरा, ठीक है, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, यूनुस को भी जाना है आगे। ओके, आगे बढ़ते हुए चौधरी अशरफ साहब, फैजान लखानी, महमूद रियाज और अली अकबर। जी अस्सलाम वालेकुम यूनुस। जी वालेकुम अस्सलाम। यूनुस, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान टीम की आपको एक दफा फिर नुमाइंदगी करने का मौका मिला, और क्रिकेट हलकों में तो ये आ रहा है कि खुशाइंद करार दिया जा रहा है कि एक लेजेंडरी जो बल्लेबाज है उसको जिम्मेदारी दी गई, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को भी सराहा जा रहा है। जबकि जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो हाई परफॉर्मेंस पे लगाया गया उसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक सवाल करूंगा कि इंग्लैंड सीरीज में अगर बैटिंग फिर भी नाकाम हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? मिसबाह उल हक पे आयद होगी या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? समीर मिर्जा दोबारा प्लीज। उनका सवाल ये था कि अगर इन सब चीजों के बावजूद, सारे स्टेप्स के बावजूद, अगर बदकिस्मती से पाकिस्तान की बैटिंग इंग्लैंड में नाकाम हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? ये तो मेरे ख्याल से ये तो वक्त बताएगा कि जो है ना, अल्लाह ना करे कि हमें ये देखना पड़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए सीरीज है, बल्कि हमारे लिए नहीं, आईसीसी के लिए नहीं, बल्कि इंग्लैंड के लिए, सारी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद मेरे ख्याल से ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये पहली सीरीज ये खेलने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग खेलने जा रहे हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कुछ, अल्लाह हम दुआ ये करेंगे ऐसा कुछ भी ना हो, और खुदा ना खासा ऐसा कुछ हो गया तो भेजी मैं आप मुझे यहीं पाएंगे, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। फैजान लखानी, महमूद रियाज और अली अकबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनुस भाई, फैजान लखानी। जी फैजान, बस सवाल ये है कि अगर हम अपना कोचिंग स्टाफ देखें, कोचिंग पूरा देखें, मिसबाह हेड कोच, यूनुस खान बैटिंग कोच, मुश्ताक स्पिन बॉलिंग कोच, एंड देन वकार यूनुस, हर कोई एक बड़ा नाम और एक अपना एक ये कहे कि एक बड़ी फिगर रिप्रेजेंट करता है अपने आप में। कहीं ईगोस का तो क्लैश नहीं हो जाएगा? इतने बड़े नाम टीम में मौजूद है, इससे तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी कि हर कोई एक दूसरे में इंटरफेयर करने लग जाए या एक दूसरे के अना का मसला बन जाए इतने बड़े नामों में? क्योंकि हमने माजी में देखा है अनफॉर्चुनेटली यूनुस भाई के जहां बड़े नाम एक साथ जमा हो जाते हैं वहां प्रॉब्लम्स हो जाती, तो इस चीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? देखिए फैजान, मैं तो अपनी तरफ से ये आपको श्योरिटी देता हूँ कि मुझे तो कोई ईगो की प्रॉब्लम है नहीं, कभी भी नहीं रही। मैं अपना ईगो, मैं ये समझता हूँ कि आपकी ईगो आपकी परफॉर्मेंस में होनी चाहिए। कि अगर मिसबाह उल हक ने 100 रन किए तो मुझे 200 रन करने हैं, मिसबाह उल हक ने अगर 4 कैच पकड़े तो मुझे 5 कैच मुझे पकड़ने हैं, मिसबाह उल हक अगर लेवल 13 करते हैं तो मुझे लेवल 15 की जो है ना मुझे अपना अचीव करना। तो मेरी हमेशा ईगो ये रही है। और जो आप जिन्होंने मुझे देखा खेलते हुए, जिन्होंने मेरे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, मुझे कभी भी ऐसे ईगो नहीं रहे कि वो क्यों आगे बैठा हुआ है और मैं क्यों पीछे बैठा हुआ हूँ, और मैं बस में जो सबसे आगे बैठूंगा और मैं वो क्यों पीछे बैठा हुआ है। मैं तो कोशिश कर दूंगा जहाँ भी जाऊँ बस में सबसे पीछे बैठूं। इवन मेरे मुतालिक तो ये भी कहा जाता है कि जब ये ड्रेसिंग रूम में तो सबसे कोने में बैठते हैं खामोशी से, ताकि मेरी वजह से कोई अगला मेरा कलीग जो है वो डिस्टर्ब ना हो।
तो मैं तो अपने आपको श्योरिटी देता हूँ कि मेरी तरफ से कोई ईगो की कभी किसी को कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ एज अ कोच आपका रोल जो होता है वो एक सर्वर का होता है, आपको एक सर्व करना होता है। तो मेरी तो कोशिश यही कि मैं क्या ही अच्छा हो कि मैं जाऊँ 2 ढाई 3 महीने जितने भी मैं टूर पे रहूँ और खूब खुशियाँ समेटूँ, चाहे परफॉर्मेंस प्लेयर से हो ना हो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यही प्लेयर होते हैं जब परफॉर्मेंसेस करते हैं तो हम इनको कंधे पे बैठाते हैं, और यही प्लेयर होते हैं जब परफॉर्मेंस नहीं करते तो हम बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं टूवर्ड्स उनकी पर्सनल चीज़ों के लिए भी। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, और मेरी हमेशा कोशिश ये होगी मेरी तरफ से कभी ईगो की जो है ना किसी को भी प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह। महमूद रियाज और फिर अली अकबर। महमूद रियाज, ओके, आगे बढ़ते हुए अली अकबर। अली अकबर आप प्लीज सवाल कर लें। जी अकबर अली हैं आज टीवी से। अकबर अली आज टीवी, प्लीज सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का जो दौरा इंग्लैंड है ये कितना टफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है वो भी इन एक्सपीरियंस है। जिस तरह आपने बैटिंग की, बैटिंग में भी कुछ फ्लॉज हैं हमारे, तो ओवरऑल किस तरह देखते हैं इस सीरीज को? और मौजूदा सूरत हाल को जो देखें, कंडीशन भी चेंज हो रही है कि हम आप स्विंग नहीं कर सकते, स्लेवर नहीं लगा सकते, इस तरह वगैरह के। जी अकबर, बिल्कुल ये कंडीशन तो ओवरऑल हम सबके सामने है, क्योंकि पाकिस्तानी बल्कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम सिचुएशन देखें तो चेंज हो रही है। और जहाँ तक पाकिस्तान के लिए सीरीज़ की बात है तो हमेशा देखें हमारे लिए ये इंग्लैंड की सीरीज़ हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही है। उसकी वजह ये कि एक जो पाकिस्तानी टीम की फैन फॉलोइंग है वो हम सबके सामने है, और जैसे ही पाकिस्तान विन करता है तो ग्राउंड कचाकच भर जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है कि वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ अच्छा खेलना ही नहीं है, इन द फील्ड ऑल द फील्ड भी, ऑफ द फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ लोगों के लिए, अपने प्लेयर्स के साथ, और साथ में उनको ये बता सकूं कि देखिए ये हम सब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी पाकिस्तान नेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है और टफ सीरीज होगी हमारे लिए। थैंक यू। महमूद रियाज की लाइट वापस आ गई है। महमूद। अच्छा यूनुस भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने एक बड़ा अहम कहा कि तहम्मुल मिजाजी जो है वो बड़ी जरूरी होती है। आप क्या समझते हैं कि ये तहम्मुल मिजाजी अगर आपके कैरियर में होती तो आज मजीद कितने रिकॉर्ड और रन्स जो हैं वो आपके बोर्ड पर होते? और दूसरी तरफ ये है कि इसका मतलब ये निहायत अहम चीज है, तो बैटिंग कोचिंग के साथ साथ किसी खिलाड़ी की मेंटल ग्रूमिंग जो है आजकल के दौर में कितनी जरूरत होती है? देखिए महमूद, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बार बार ये बात करता हूँ कि आपकी मेंटल ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर हम देखें तो हम कितने देर के लिए ग्राउंड जाते हैं? 6-7 घंटों के लिए। उसके बाद अगर हम 6-7-8 घंटे निकाल दें तो जो 16-17 घंटे होते हैं वो आपने ऑफ द फील्ड गुजारने होते हैं। तो वहाँ पे अगर आपकी तालीम और तरबियत अच्छी हो, खास तौर पर तरबियत की बात कर रहा हूँ, अगर तरबियत आपकी अच्छी हो तो आपका लॉन्ग रन होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपकी तरबियत और मेंटल ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रैवल कैसे करना है, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, आपके लुक्स कैसे होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शूज़ कैसे होने चाहिए, आपका हेड कैसे होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है ना इन प्लेयर्स की ग्रूमिंग हो रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान की टीम हमने देखी है, एक यंग टीम है। और जहाँ तक आपने मेरी तहम्मुल मजाजी की बात की है, तो अगर मैं इतना तहम्मुल मजाज होता तो शायद मैं ये अचीव नहीं करता। मुझे ये लगता है कि अगर मेरा ये करैक्टर नहीं होता तो मैं ये अचीव नहीं करता। इसकी वजह ये कि देखिए मुझ पे एक बात आई कि 2008-9 में कि मेरे सेलेक्टर्स ने कहा कि ही इज नॉट अ गुड T20 प्लेयर, लेकिन मैंने उसको तहम्मुल से सुना। उन पेपर्स को आप यकीन करें, कभी मैं आपको कभी शेयर कर सका तो वो जो स्टेटमेंट्स मेरे लिए आई होती थी, नेगेटिव स्टेटमेंट या टेस्टिंग स्टेटमेंट्स, तो मैं उनको पढ़ता नहीं था, उनकी हेडलाइन पढ़ के उनको अपने साथ कैरी करता था और फिर मैं उसके पीछे लग जाता था और अल्लाह ताला मेरी हेल्प करते थे, क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं होता था। मैं तहम्मुल मजाजी से उसके पीछे पड़ जाता था कि ये महमूद भाई ने मेरे एक बात की है, इसमें आया मुझ में ये बात है, अगर वो है
तो मैं उसको ओवरकम करूं, और फिर मैंने अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने एटीट्यूड से, अपने तरीकाकार से उसको ओवरकम किया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तहम्मुल मजाज हो, लेकिन आपके एग्रेशन भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता था कि मेरे अंदर ज़्यादा एग्रेशन था, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा अचीव कर गया। और जबकि मेरे पास अगर मेरी क्वालिटीज़ देखें तो मेरी महदूद स्किल्स थे, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा एग्रेसिव था और मेरी ग्रूमिंग बड़ी अच्छी हुई थी, मेरे वालिदैन ने की हुई थी, तो इसलिए मैं जो मैं चाहता था वो मैंने अचीव किया। शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए दानिश अलवी, इमरान सिद्दीकी, एहसान खान और बदियुज़्ज़मान। सो दानिश। दानिश आप म्यूट पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। अस्सलाम वालेकुम यूनिस भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप पाकिस्तान टीम से दोबारा वापस आए हुए। मेरे छोटे छोटे से दो सवाल हैं। एक तो ये कि आप इंग्लैंड टूर को आप कैसा देख रहे हैं? एक सवाल कर लें दानिश, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्लीज वन क्वेश्चन। ओके। इंग्लैंड टूर को आप कैसा देख रहे हैं, खास तौर पर सरफराज अहमद इस टूर के लिए आपको कितने अहम हो सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज के लिए हमें एक एक्सपीरियंस कीपर और बैट्समैन की जरूरत है जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें जब भी ऐसी टफ सीरीज आती हैं, इंग्लैंड की सीरीज आती हैं, इवन न्यूजीलैंड की सीरीज आती है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आती है, तो आपके पास वो कहते हैं ना कि आपके सीनियर और मंजे हुए प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और सरफराज अहमद का ये यहाँ पे होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरफराज अहमद ने भी लर्न किया अपनी फिटनेस को लेके, अपनी स्किल्स को लेके, इवन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को लेके, जो कि उन्होंने लर्न किया। तो ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान टीम के लिए कि हमारे पास जो बैकअप है इस वक्त, अगर हम ये कह रहे हैं कि कि रिजवान हमारे मेन विकेट कीपर हैं, तो जो हमारे बैकअप विकेट कीपर हैं वो अभी रिसेंटली कैप्टन थे। तो ये कि बेंच पे आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है, ये तो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अच्छा है कि सरफराज अहमद जैसे प्लेयर हमारे पास मौजूद है, जो कि हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस है इंग्लैंड में, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अच्छा साइन है। और जैसे मैंने कहा, ओवरऑल ये पाकिस्तान के लिए नहीं, इंग्लैंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे आईसीसी और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि एक दो टॉप की नेशन खेलने जा रही है, और इसको सब फैन फॉलोअर्स जो है ना फॉलो करेंगे। तो हमारे लिए एज अ नेशन, एज अ टीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जैसे पहले कहा कि ग्राउंड में तो आपको परफॉर्मेंस से आपको शो करना है, लेकिन ऑन दी फील्ड भी आपको बहुत ज्यादा जो है ना परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत है। ठीक है, इमरान, एहसान और बदी। इमरान अगर आप हैं लाइन पे तो आप म्यूट पर हैं। ओके, शायद इमरान नहीं है। एहसान। यूनुस भाई, मेरा सवाल है कि जब आप और मिसबा छोड़ कर गए तो टीम उस वक्त टेस्ट रैंकिंग में सर फहरिस्त टॉप पर थी, अब जो है रैंकिंग में 7वें नंबर पर आ गई है, और उसमें बैटिंग का भी काफ़ी सारा जो अगर हम कहें कि उसमें मसले मसाइल सामने हैं, तो एज अ बैटिंग कोच कंसल्टेंट जो आपको जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि अभी सिर्फ एक समझते हैं कि इस सीरीज में भी आप किस तरीके से, अगर हम टीम को खासकर बैट्समैन को जो है वो इस तरीके से लेके आएंगे कि वो अच्छा एक परफॉर्म करे और दोबारा से रैंकिंग जो है वो ऊपर आ सकेगी। देखिए एहसान, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनकी स्किल्स पे भी काम करूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बैट्समैन के लिए, कि हमारे बैट्समैन रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस तो प्लेयर्स कर रहे हैं, 100s भी हो रहे हैं, 50s भी हो रही है, लेकिन वो जो एक खासा था हमारे क्रिकेट का कि हम बड़े बड़े रन्स करते थे, 150 रन 150 की शक्ल में, 200 की शक्ल में, 300 की शक्ल में, और हमारे पास केपेबल प्लेयर्स मौजूद है। अगर हम अजहर अली की बात कर लें तो वो ये मार्क कर चुके हैं, उसके बाद अगर हम असद शफीक की बात कर लें तो ये कर चुके हैं। तो मेरे लिए मैं ये कोशिश करने जा रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह उनकी स्किल पे भी काम करूँ, लेकिन मैं उनको वो गुर सिखा दूँ, तरीका सिखा दूँ कि किस तरह ये बड़े बड़े रन्स करें, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करें, क्योंकि बड़ी बड़ी ही परफॉर्मेंसेस जब आपकी तरफ से आती हैं तब ही उसका फायदा टीम को पहुंचता है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मेरी बड़ी कोशिश होगी कि मैं अगले 2-3 महीने में अपने प्लेयर्स को, अपने बैट्समैन, अपने सीनियर प्लेयर्स बैट्समैन को भी, और साथ में जो बेंच पे जो यंगस्टर हैं जो टीम में आ रहे हैं और जो एक लाइन में लगे हुए, उनको भी सिखा सकूं कि वो किस तरह बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस कर सके, क्योंकि बड़ी ही परफॉर्मेंसेस आपकी और आपकी टीम के काम आती है। महमूद रियाद का माइक बंद करवाएं।
Badiuzzzaman, over to you. बदियुज़्ज़मान, आपका फोन म्यूट पर है, प्लीज सवाल पूछिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके बदी, अपना आप माइक को सेट कर लें, हम आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आपके पास आते हैं। उबैद अवान, खिजर अवान, मोहसिन मेहदी। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, उबैद अवान बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। दूसरा मैं ये कहूँगा कि कितना चैलेंजिंग होगा कि एक तो ये कि हमारे खिलाड़ी प्रैक्टिस में नहीं है, कि कोविड-19 की वजह से ना तो वो बैटिंग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, ना बॉलिंग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा कि वहाँ जाकर खेलना और परफॉर्मेंस देना। और दूसरा ये कि यूनुस खान और मिसबाह के बाद हमें दूसरा यूनुस और दूसरा मिसबाह नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप क्या हिकमत अमली अपनाएंगे और क्या काम करेंगे? थैंक यू बैद भाई आपके विशेष का। बिल्कुल देखें, चैलेंजेस तो हमारे सामने हैं, क्योंकि इस वक्त तो लाइफ और डेथ की चैलेंजेस हमारे सामने है कि किस तरह ट्रैवल करना है, किससे मिलना है, क्या खाना है, हर चीज़ में आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, हर चीज़ में आपको केयरफुल होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, और चैलेंजेस इसलिए भी है कि इवन मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कहीं इकट्ठा नहीं हो पा रहे कि हम किस तरह बात करें, और सडनली आपके पास इंग्लैंड की सीरीज आ जाती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मुझे छोड़े हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो हमारी लाइफ में, हमारे कैरियर में वैसा होता रहा कि आप इंजर्ड हुए, वापस आए और जाते ही परफॉर्मेंस करनी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नेशन की, टीम की बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले कहा कि ये मेंटली तौर पे अगर हम प्रिपेयर कर सकें प्लेयर्स को और अपने आप को, तो मेरे ख्याल से इतना इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। और जहाँ तक बात प्लेयर की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये उस प्लेयर की, उस पर्सन की अपनी गोल्स है, अपनी रिक्वायरमेंट है अपने आप से कि वो कहाँ देखना चाहते हैं। जैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था कि मैं 100 टेस्ट मैच खेलूँ, उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा रन्स करूँ, मैं सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाऊँ। दो कि मेरी जो भी टेक्निक थी वो मैं मुख्तलिफ तरीके से मैं सीखता रहा, मुख्तलिफ कोचेस के साथ मैं सीखता रहा, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कहाँ अपने आप को देखूं। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरह है कि अगर ये प्लेयर अपने आप को देखें कि भाई अगर आज बाबर आजम है, बाबर आजम अपने आप से ये अहद कर ले कि मुझे यूनुस खान से भी आगे जाना है और मुझे 10 से नहीं 20,000 रन करने हैं, तो ये अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इसी तरह है कि हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर जब खेल रहे थे तो हमें लगता था कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को कोई ब्रेक नहीं कर सकेगा, लेकिन आज जो है विराट कोहली उसकी तरफ चल पड़े हैं, उस रिकॉर्ड की तरफ। और हमारे अपने बाबर आजम इंशाल्लाह 4-5-6 साल में हम देखेंगे कि वो सचिन के करीब होंगे इंशाल्लाह। तो ये वही है कि ये इसी तरह है कि मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इन प्लेयर के साथ मेंटली तौर पे ये उनको मैं बावर करा सकूं कि वो अच्छे हैं और वो अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये वो चीज़ें जो कि मैंने अपनी एक्सपीरियंस से लर्न की है, अपने पास से लर्न की है, और आज भी मेरे काम आती है। अगर मुझे कुछ करना होता है, मुझे कुछ अच्छा करना होता है, मुझे कुछ अच्छा सोचना होता है, तो मैं बैठ कर उसका प्लान करता हूँ, उसकी एग्जीक्यूशन करता हूँ, और वो अल्लाह ताला उसमें उसकी मदद शामिल हाल हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाँ आप अपने आप से क्या चाहते हो। थैंक यू। खिजर, ओवर टू यू, आप हैं जी समी भाई, जी प्लीज। आवाज आ रही है? जी सवाल पूछे। अच्छा यूनुस भाई, सबसे पहले मुबारकबाद। यूनुस भाई, सवाल मेरा ये है कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो एक प्लेयर ऐसा होता था जो डोमेस्टिक में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा होता था, और उनको सिलेक्ट न करने की वजह यही बताई जाती थी कि मिसबाह और यूनुस परफॉर्म कर रहे हैं। फवाद आलम की बात कर रहा हूँ, तो उनमें कितना पोटेंशियल देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दे के जो है वो स्टिल सीट पे बैठे हुए हैं। तो उनके हवाले से आपका क्या प्लान है? और साथ साथ जब आप इंग्लैंड सीरीज में जा रहे हैं, तो यूनुस भाई, हर पाकिस्तानी जो है एक आईसीसी इवेंट पर नजर जमा के बैठा हुआ होता है। जब हम बड़े इवेंट में जाते हैं तो शायद बॉडी लैंग्वेज हमारी कोलैप्स कर जाती है, और बहुत करीब पहुंच के हम रन रेट के चाहे हम लेवल पर देखें या सीनियर लेवल पर देखें, हम रन रेट के जो है ना वो पैरामीटर्स में अटक जाते हैं, तो और हम इवेंट से ही आउट हो जाते हैं। तो ये दो सवाल हैं, अगर आप इस पर अपनी राय दें। थैंक यू। तो बिल्कुल देखिए, जहाँ तक
फवाद आलम की बात हम करते हैं तो मैं फवाद आलम को भी मैं पिछले 3 साल से मैं उसको काफ़ी मोटिवेट करता हूँ। जब भी उनके मुझे कॉल आती है, जब भी मेरी उनसे बात होती है तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि हम एज अ प्लेयर आपका काम है परफॉर्म करना, एज अ प्लेयर आपका काम है अपने आप को फिट रखना। और हमारे 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 सामने मैं हमेशा फवाद आलम को मिसबाह उल हक की मिसाल देता हूँ कि मिसबाह उल हक को जब कैप्टनसी मिली तो उनकी उम्र अराउंड 37-38 ईयर्स थी, और जब वो रिटायर होकर गए तो ही वाज अराउंड 43-44। तो उनको कैप्टनसी 37-36 एज में मिली, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, जो उनका लास्ट उनका जो जो पीरियड था वो सबसे फैंटास्टिक था। तो मैं हमेशा फवाद आलम से ये बात करता हूँ कि आपका काम है कि आपकी फिटनेस और आपकी परफॉर्मेंस, चाहे वो डोमेस्टिक में है, चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में है, चाहे वो क्लब क्रिकेट में है, तो ये मेरी उनके साथ सजेशन है। और इंशाल्लाह अब तो मैं ऑन बोर्ड हो ही गया हूँ कि मैं उनको उतने ही फीड कर सकूं जितना मैं एक प्लेइंग 11 के प्लेयर्स को। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फवाद आलम अपने अपने अपनी जो डेस्टिनी है वो फिलफिल करेंगे, और इंशाल्लाह उनका वो भी अपने जो उनके गोल्स हैं वो पूरे होंगे। और जहां तक हम रन रेट की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हमेशा अपने क्रिकेट में देखा कि आपको कैलकुलेशन करनी है। जो मैंने जैसे मैं पहले भी एक लेक्चर में बात कर चुका हूँ कि आपको कैलकुलेशन वाइल बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो बहुत आसानियां होगी कि आपके पास रन रेट आपके बोर्ड पे आ रहा होता है, इवन आपके पास कोचेज होते हैं, आपको सपोर्ट मिल रही होती है हर शक्ल में। लेकिन ये उस बैट्समैन की भी बड़ी बड़ी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी रन रेट को लेके वो चले, और खास तौर पे एक टीम का भी रन रेट होता है। बात अगर हम समझते हैं कि हम ये एज ए टीम अभी कोई बात नहीं, अगर ये मैच हार गए तो आगे जाके पकड़ लेंगे, तो ये ऐसा नहीं होता। हमने बहुत सारे इवेंट्स में देखा, बल्कि इवन हमारे क्रिकेट में, हमारे कैरियर में भी यही हुआ कि हमने भी ये समझा कि हम तो बहुत ज़्यादा चैंपियन प्लेयर्स हैं, चैंपियन टीम है, तो हम बाद के मैचेस पकड़ लेंगे। तो और बाद के मैचेस पे बारिश हो गई, रन रेट आ गया और बाहर हो गए। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर सेशन को बहुत इंपॉर्टेंस लेके खेला जाए और हर मैच को बहुत इंपॉर्टेंट करके खेला जाए, और वही पॉइंट्स लेते 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 जो है ना आप आगे जाओ। और रिसेंट पास में भी वर्ल्ड कप हमारे सामने आने वाला है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में हमारे साथ हुआ कि हम आखिर में रन रेट पे बाहर ही हो गए, जबकि वो टीमें हमसे आगे चली गई जो हमसे हारी हुई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हर मैच को, हर सेशन को, हर मोमेंट को ग्रैब करें और आगे मूव फॉरवर्ड करें। जी मोहसिन, आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। मोहसिन, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। आप जी मोहसिन, आप क्वेश्चन करिएगा जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं पाकिस्तान टीम जब बनाई जाती है तो उसमें कप्तान समेत मैनेजमेंट भी बैठकर देखती है और फैसला करती है, और अब आप बैटिंग कोच, बैटिंग कंसल्टेंट की हैसियत से पाकिस्तान टीम में ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप मिसबाह उल हक को कोई मशवरा देंगे कि किस बैट्समैन को कहाँ मौका देना चाहिए और क्या इस तरीके से करना चाहिए? तो इस हवाले से पूछना चाहूँगा। बिल्कुल मोहसिन, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अगर मुझसे मशवरा लिया जाए तो मैं बिल्कुल उनको फीड कर सकूँगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मिसबाह उल हक इस टीम के साथ ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा अरसे के साथ है। तो जैसे मैंने आपने कहा कि मैं एज अ बैटिंग कंसल्टेंट भी उन्हीं के जो उनकी एक पाथ है, एक मैप रूट है, उसको मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ही इज़ अ हेड कोच। हमें ठीक है, हमें अपने प्लेयर को भी सर्व करना है, लेकिन हेड कोच को भी सर्व करना है। ये ना हो कि हम वो हेड कोच हमारे ही मसले मसाइलों में गिर जाएं और वो उनका उनका ध्यान जो है प्लेयर से हट जाए। तो मैं जब भी मिसबाह उल हक को मेरी सजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मुझसे मशवरा करेंगे, तो मैं हमेशा उनको अपनी जो मेरी वो फॉलो करूँगा। मैं हमेशा यही करता रहा उनके साथ, और इसीलिए उनका मुझ पे और मेरा उन पे इतना ही ट्रस्ट है। जी लास्ट क्वेश्चन बदी, आप प्लीज, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज आप क्वेश्चन कर लें। बदी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज बदी।
जी बदी बोले प्लीज। नहीं बदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें तो आपका क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। बाकी कोई रह गए हो, किसी का क्वेश्चन ना हुआ प्लीज। ओके, आई थिंक थैंक यू यूनुस भाई, आपके बहुत टाइम का ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे हम सबके क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत अच्छा सेशन रहा और होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम आपके साथ आइंदा इसी तरह चैट्स करते रहेंगे और आप लोगों को इनवाइट करते रहेंगे। सबका बहुत शुक्रिया, खासतौर पर यूनुस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना लंबा टाइम देने के लिए हमें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।